हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 बीबीटी गाइड 2026 का मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें कि अभी आपको मिलेगा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 26 से लेकर के 50 तक। जो विद्यार्थी इस बार क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। हमको ढूंढना है इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन को, तो ये रूट अंडर 49 है। अगर हम 49 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाएगा 7। तो जो संख्या होता है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अगर है, वो हमेशा होता है परिमेय संख्या। क्यों परिमेय होता है? क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं तो एक हमेशा छिपा होता है। और इसको हम देखिए यहाँ पे पी बटे क्यू के रूप में भी हम लिख दिए हैं, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर बात करेंगे 36 का, रूट 36 है ये, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम 27 का वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो ये इसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि ये रूट जो है इसके ऊपर ये रूट रह ही जाएगा। रूट रह जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर डी नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो इसका वर्गमूल निकल कर कितना आता है, 4 आता है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। हमको ढूंढना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। और दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चाहिए, तो शांत होने के लिए कोई भी अगर भिन्न दिया गया पी बटे क्यू के रूप में वो होगा। और हमको क्यू क्या चाहिए, क्यू का मान जो आएगा, अगर अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे हम क्यू का, तो ये निकल करके आना चाहिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का आएगा, तब बोलेंगे कि शांत है। और अगर ऐसा नहीं आएगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। आइए पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला बोला गया ऑप्शन 2/15 है। 2/15 में अगर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 2, ये होगा 3 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए क्या इसका हर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आया है, तो नहीं, यहाँ पे 3 भी आगे एक्स्ट्रा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे तो यह है 11/160। और हम क्या करेंगे यहाँ कि 160 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 80। फिर 2 से लगेगा इसमें तो ये आएगा 40 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये होगा 20। फिर 2 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 10। फिर 2 से लगाएंगे तो ये होगा 5। उसके बाद अब ये 5 से लगेगा तब होगा 1। का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल करके आया, आइए लिख देते हैं इसको। तो यह 11/160 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 2 पर पावर देखिए कितना आ रहा है, 2 कितना है, तो 1 2 3 4 5। 2 पर पावर है यहाँ पे 5 गुना 5 पर पावर देखिए क्या है, 1, 5 पर पावर 1। अब देखिए यहाँ कि क्या ये Q का मान 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में आ गया है, तो जी हाँ ये आ गया है। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, p बटे 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। यानी कि हमको लिखना है p बटे 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में किसको लिखना है, तो लिखना है हमको 0.67 को लिखना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट को उड़ा देंगे, तो ये नीचे पॉइंट के लिए 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमको क्यू में जो है, यानी कि हर में जो है, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम तो ये क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड 100 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। यानी कि ये आएगा 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको 2 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल रहा है कि 67/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2, ये क्या है, तो 0.67 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p पर पावर 3 इंटू क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसा होगा। हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमको निकालना है मौसा। और किसका निकालना है मौसा, तो पी पर पावर 3 क्यू और
पी स्क्वायर क्यू, इसका निकालना है हमको मोफ। तो मोफ निकालने के लिए आप याद रखिएगा, इस दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों में कॉमन आ रहा है पी। इस यहाँ भी देखिए पी है, यहाँ भी पी है, और एक जगह 3 है पावर, एक जगह 2 है। तो यहाँ से मोफ फॉर्म में हम कम पावर वाले को लेते हैं, यानी कि पी स्क्वायर को यहाँ लेंगे। और यहाँ देखिए क्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दो क्यू में से यहाँ एक क्यू भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं मोफ, ये हम निकाल दिए हैं। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर क्या बोला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बोला 72 है, क्यू बराबर 8 है, आर बराबर 0, तो बी का मान निकालना है हमको, है ना। बी का मान क्या होगा, ए बराबर दिया है 72, तो आप 72 लिख दीजिए, बराबर बी का मान निकालना है इंटू क्यू का मान देखिए दिया गया 8, तो हम 8 लिख देंगे, प्लस आर का मान है 0। यहाँ से आएगा 72 बराबर बी गुना 8, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और 8 से काटेंगे 72 को, तो 9 बार में ये कट जाएगा, 9 अठे 72, 9 बार में कट जाएगा। यानी कि बी बराबर क्या निकल करके आया, ये निकल करके आया 9। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 130 बराबर इतना है और 15 बराबर ये दिया गया है, हमको निकालना क्या है, 130 और 15 का मोफो, है ना। तो आप सिंपल निकाल सकते हैं 130 और 15 का मोफो, आप सिंपल भाग लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15 को और यहाँ लिखेंगे 130 को। तो ये 15 से कितना बार में भाग लगेगा, तो ये 8 बार में लगेगा, 15 अठे 120 होता है, 120 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 10 बचा। उसके बाद यहाँ पे इसको 10 जो बचा है इसको बोल देंगे ये भाजक हो गया अब, और यहाँ का जो 15 है ये बन गया अब भाज्य। अब 10 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, तो ये कितना होगा 10 होगा, बचेगा शेष कितना, तो ये 5 बच जाएगा। अब 5 बन जाएगा भाजक, और यहाँ वाला जो भाजक है ये बन जाएगा अब भाज्य। तो 2 बार में भाग लगाएंगे तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा। ये शेषफल यहाँ पे क्या हो गया 0। जब भी शेषफल 0 होगा और अंतिम भाजक जो रहेगा इसको ही बोलते हैं मोफा। यानी कि हम भाग लगाते जाएंगे, जब यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा और अंतिम भाजक जो होगा, यानी अंतिम में जिससे भाग लगाने के बाद शेषफल 0 हो गया, उसको बोलते हैं मोफा। तो यहाँ से निकल करके आया मोफा क्या 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। जब बोला गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक, है ना। यानी कि हमसे पूछा गया क्या, ढूंढने के लिए क्या बोला है, तो धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पे देखिए सब में देखिए 8q है, यहाँ भी 8q और यहाँ भी 8q है। एक चीज तो कॉमन है सब में, क्या 8q। और अब बताइए अब क्या 8q सम है या विषम है, तो आप बोलिएगा अगर हम 8q में 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4q, इसका मतलब 8q क्या है, सम है। जब 8q यहाँ पे सम है, उसके बाद अगर हम सम को जोड़ते हैं तो निकल करके आएगा सम संख्या, और अगर सम में विषम को जोड़ते हैं तो निकल करके आएगा विषम संख्या। हमसे पूछा गया क्या विषम पूर्णांक नहीं है, इसको देखिए 8q है, ये सम में जोड़ा गया विषम को, इसका मतलब ये क्या है, विषम है। और 8 में देखिए 8q में जोड़ा गया 4 को, यानी कि 8q है ये सम, और सम में देखिए सम को ही जोड़ा गया, इसका मतलब ये क्या है, सम पूर्णांक है। बाकी सब देखिए विषम को जोड़ा गया तो विषम हो जाएगा, यहाँ भी विषम को जोड़ा गया है तो विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि a बराबर 2 पर पावर 3 इंटू 3, बी बराबर 2 इंटू 3 और सी बराबर 3 पर पावर n इंटू 5 तथा ए बी सी का एलसीएम दिया गया है, यहाँ 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5, और हमको निकालना है n का मान। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो a बराबर दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3, बी बराबर है 2 गुना 3, और सी बराबर है 3 पर पावर n गुना 5। हमको पहले इसका निकाल लेना है एलसीएम। जब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे एलसीएम जब निकालते हैं तो सब में देखिए अधिकतम पावर 2 का अधिकतम पावर क्या है, 2 तो यहाँ भी और यहाँ भी है,
अधिकतम पावर क्या है, तो 2 पर पावर 3 अधिकतम पावर, तो हम उसको लिखेंगे इनटू। अब 3 देखिए, 3 तो यहाँ 3 के पावर ऊपर पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर क्या है, n है। n का मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 पर पावर n को इनटू, यहाँ पे देखिए एक क्या बच गया, एक 5 बच गया है, तो हम 5 को लिख देंगे। ये हम निकालें ए बी सी का एलसीएम। और देखिए यहाँ पे एलसीएम हमको ए बी सी का दे भी दिया गया, यानी कि ये वाला एलसीएम का तुलना करवा देंगे जो दिया गया है हमको पहले से, यानी कि 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 हो गया इंटू क्या 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है, ठीक है यहाँ। अब यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ 3 पर पावर 2 है और यहाँ 3 पर पावर क्या है, n है। इसका मतलब क्या, n का मान n की जगह क्या आएगा, तो n की जगह आएगा यहाँ पे 2, यानी कि n बराबर यहाँ से पता चल गया क्या होगा, तो ये 2 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 0.49 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि हमको लिखना है 0.49 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है और हमको इसको लिखना है P बटे Q के रूप में, यानी कि पूर्णांक में इसको हमको लिख देना है। तो यहाँ पे जब हम रेकरिंग को हटाते हैं, पहली बात देखिए पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ जीरो है, ये जीरो को हम पूर्णांक में लिखते हैं। उसके बाद जो पॉइंट के इधर जो 49 दिख रहा है आपको, इसको ऊपर लिखते हैं और यहाँ का बार को हम रेकरिंग को हम हटा देते हैं, तो एक अंक अगर होता तो ए नो आता, लेकिन यहाँ 2 अंक है तो 2 गो 9 आ जाएगा रेकरिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप एक सेकेंड, इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे आप बना दीजिए इसका पूर्णांक को खत्म कर दीजिए, 99 गुना जीरो कर दीजिए, 99 गुना जीरो तो जीरो, जीरो प्लस 49 करिएगा तो ये हो जाएगा 49 बटे क्या रहेगा, तो यहाँ पे 99। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको बी सही आंसर मिल जाएगा, 49 बटे 99। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, बोला गया कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को देखने के लिए हम यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यह 64 प्लस 36। अगर हम ए नंबर ऑप्शन को चेक करें, अगर हम 64 और 36 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये होगा रूट के अंदर, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल होता है 10, जो कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप तीनों ऑप्शन को चेक करके देख लीजिएगा, पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट रह ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, 81 बटे 2 है एक, तो रूट 81 बटे 2 बोला गया क्या है, तो 81 का वर्गमूल आएगा 9 बटे क्या रहेगा 2, और आपको ये दिख रहा है ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 क्या है, 3 प्लस रूट 5 और क्या 3 माइनस रूट 5, इसका बोला गया गुणनफल है एक, क्या होगा, इसको हम इसका क्या करेंगे तो गुना कर देंगे यहाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, यानी कि 3 की जगह अगर हम a मान लें और रूट 5 की जगह मान लें b, तो ये बन रहा है a प्लस बी और इंटू ये बन रहा है a माइनस बी। और आप जानते हैं फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, यहाँ a की जगह है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, तो रूट 5 है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ है 3 तिया 9 और रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर क्या निकल करके आएगा, ये 4 निकल करके आएगा, जो कि क्या होता है 4, 4 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या हम किसको बोलते हैं, जो क्या हो अभाज्य संख्या नहीं हो। अब यहाँ देखिए 11 क्या, 11 में एक और 11 को छोड़ करके किसी से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, इसका मतलब ये क्या है अभाज्य संख्या। अब यहाँ 21 को आप देखिए, 21 में क्या एक और 21 को छोड़ करके किसी से भाग लगेगा तो लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और ये 7 से भी लग जाएगा, यानी कि स्वयं और
एक को छोड़ करके अगर किसी और संख्या से भाग लग जाता है उसको बोलते हैं क्या, वो अभाज्य नहीं है। अगर ये अभाज्य नहीं है तो ये हो जाएगा यौगिक संख्या। और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे हम 31 का, अगर बात करेंगे 31 में भी एक और 31 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, और 41 में भी एक और 41 के अलावा, एक और 41 के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है। बाकी ये क्या है, यौगिक संख्या 21, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया 18 तथा 72 का मोफत, हमको 18 और 72 का मोफत निकालना है। तो 18 गुना 4 हो जाएगा 72, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो अंतिम भाजक जिससे कि शेषफल 0 हो जाए उसको बोलते हैं मोफत। यहाँ पे अंतिम भाजक क्या है, 18 है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। आगे हमको क्या करना है, तो ये 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो पहले 64 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से लगेगा ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लग जाएगा तो 4, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ 2, फिर 2 से लगा जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 2 पर कितना पावर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना आया, तो ये 6 आया। और हमको बोला गया लिखने के लिए कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी 2 का, यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 2 का पावर है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो मोफा होगा। तो आप याद रखिएगा P Q हो या कुछ कोई भी संख्या हो, अगर दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या का मोफा, आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको कि जब दो अभाज्य संख्या है और उसका आप मोफा निकालिएगा, वो हमेशा निकल करके आएगा 1। यहाँ पे P और Q क्या है, तो दो अभाज्य संख्या है, वो लगे इसका मोफा होगा तो क्या होगा, मोफा, तो इसका मोफा हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 2 3 4, ये अनंत तक ये चला जाएगा। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या दिख रहा है आपको, तो ये 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मोफा होगा। हमको 12, 15 और 21 का मोफा निकालना है। आप सिंपल विधि से निकाल सकते हैं। पहले 12 से भाग लगा दीजिए 15 में, तो 12 और 15 में हम पहले चेक कर लेंगे। अगर तो 12 से एक बार में यह होगा तो ये हो जाएगा यहाँ 12, बचेगा यहाँ 3, और ये 12 को अब यहाँ लेकर के आएंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में ये क्या हो जाएगा, 12 खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के अभी आया है, 3। अभी मोफा यहाँ से 3 निकल करके आया है, तो क्या 21 में ये 3 से भाग लग जाएगा, तो ये 7 बार में 7 या 21, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 3 एक संख्या ऐसा है जो कि 12, 15 और 21 यानी तीनों में भाग लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं ए क्या हो जाएगा, 12, 15, 21 का मोफा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो ये होगा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो फिर होगा 1, यानी कि ये निकल कर आया 12 का कितना, तो 2 पर पावर 2 है, गुना क्या है, 3 है, 3 पर पावर 1 है। उसके बाद हम अब 15 का बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ये लगेगा 3 से तो ये हो जाएगा 5, और फिर लगेगा 5 से तो ये होगा 1, यानी कि यहाँ निकल करके क्या आया, तो 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 आया है। उसके बाद 21 है, आप जानते हैं 21 क्या होता है, 7 या 21, यानी कि 3 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। यहाँ हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। लेकिन आप याद रखिएगा मोफो क्या होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, तीनों में कॉमन होगा, उसको बोलेंगे मोफत। आप देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ भी है 3 पर पावर 1, और यहाँ भी है 3 पर पावर 1, और यहाँ भी है 3 पर पावर 1। तीनों में कॉमन आ रहा है 3 पर पावर 1, यानी कि यहाँ से मोफा निकल करके आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। जब बोलेगा अभाज्य संख्या, इसका मतलब
जिसमें कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भाग ना लगे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर हम 33 को चेक करेंगे तो 1 से भाग लग जाएगा, 33 से भी लग जाएगा, 11 से भी लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, तो यानी कि ये अभाज्य नहीं है। 39 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 39 से भी भाग लग जाएगा, उसके अलावे 3 से भाग लग जाएगा, 13 से भी लग जाएगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं है। 38 में देखिए 1 से भाग लग जाएगा, 38 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 19 से भी लग जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य नहीं है। लेकिन आप 31 को देखिए 1 से लगेगा, 31 से लगेगा, क्या 1 और 31 को छोड़ करके किसी और संख्या से भाग लगेगा? तो इसमें भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये क्या है? ये है अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड में हमको बताना है 2 का घातांक। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, 78। फिर 2 से लग जाएगा तो यहाँ होगा 3 और ये हो जाएगा 9, 39। अब 3 से लगाएंगे तो ये होगा कितना? ये होगा 13। अब 13 से लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? तो ये निकला 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 है गुना 13 पर पावर 1 है। हमसे पूछा गया है कि 2 का घातांक क्या होगा? तो आप देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ कि 2 का घातांक कितना है? 2 का घातांक यानी कि पावर क्या है? 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? आप याद रखिएगा एक बात पहले कि ये सह अभाज्य हम किसको बोलेंगे कि जिसका कि मोफ सह अभाज्य हम वो दोनों संख्याओं को बोलेंगे जिसका कि मोफ क्या आएगा? 1 आएगा। जिसका मोफ अगर दो संख्या का मोफ 1 आ रहा है हम उसको बोलेंगे वह क्या है? सह अभाज्य है। आप पहले चेक करिए पहला ऑप्शन को, ये है 14 और ये 35। पहले आप इसका मोफा निकाल करके देखिए। तो 14 से हम लगाएंगे 35 में भाग, जो कि 2 बार में जाएगा, 14 गुना 2 होगा 28 हो जाएगा। यहाँ होगा 2 और 5 यानी कि 7। अब 7 को यहाँ बना देंगे भाजक और 14 को यहाँ लेके आते हैं तो 2 बार में पूरा का पूरा यहाँ पे भाग लग गया है, यानी कि यहाँ से मोफा क्या निकला? ये 7 निकला है, जो कि सह अभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सह अभाज्य होने के लिए मोफा 1 आना चाहिए। फिर अब 18 दूसरा ऑप्शन हम चेक करें, 18 से भाग लगाएंगे 25 में, एक बार में खिलाएंगे यहाँ 18 को, बचेगा यहाँ पे कितना? तो ये बच जाएगा 7 और यहाँ लेके आएंगे 18 को, फिर 7 दूना 14, 2 बार में लगाएंगे 14, बचेगा यहाँ पे 4। फिर 4 को भाजक बनाएंगे, फिर यहाँ 7 लेकर के आएंगे तो एक बार में यहाँ लगेगा 4, बचेगा यहाँ 3, फिर 3 यहाँ है और यहाँ आएगा 4। तो एक बार में यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर क्या बचा? यहाँ बचा 1 और 1 यहाँ भाजक बन गया और ये भाज्य हो जाएगा अब यहाँ पे 3। अब कितना बार में लगेगा? तो 3 बार में पूरा का पूरा 3 ये कट जाएगा। तो शेषफल जब 0 हो गया तो अंतिम भाजक को ही हम लोग बोलते हैं मोस्व। तो अंतिम भाजक यहाँ आपको क्या दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है, 1 आया है मोस्व। इसका मतलब जिसका मोस्व 1 आ गया है दो युग्म का, तो वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सह अभाज्य संख्या 18 और 25। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला क्या √12 का परिमयकरण गुणांक है? क्या बोला कि √12 का परिमयकरण गुणांक है? तो सबसे पहले √12 को हम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 और ये 3, 2 गुना और ये 2 में से जोड़ा अगर लगा तो रूट के बाहर निकल जाएगा 2, लेकिन रूट के अंदर क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा 3। लेकिन हमसे बोला क्या, पूछा है क्या कि परिमयकरण गुणांक, यानी कि ये जो अभी हम संख्या निकाले हैं ये देखिए रूट खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये अभी अपरिमेय है ना। इसको हमको बनाना है अगर परिमेय संख्या, इसमें क्या चीज से गुना कर दें? तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये √3 है, अगर हम यहाँ पे √3 से गुना कर देंगे तो √3 और √3 क्या हो जाएगा? तो 3, 3 गुना 2 कितना? तो 6। तब ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। यानी कि इसमें हमको कितना से गुना करना पड़ेगा जो कि ये 2√3 परिमेय संख्या बन जाएगा। तो आपको पता चल गया कि √3 से अगर हम गुना कर दें ये बन जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए इसका परिमयकरण गुणांक क्या हो गया? तो ये हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? हमसे पूछा गया कौन परिमेय संख्या है, तो 4 प्लस रूट 7 अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपको दिख रहा है रूट खत्म नहीं होगा, इसका मतलब ये अपरिमेय है। यहाँ बी नंबर ऑप्शन को देखिए तो ये है 10 प्लस 100 का वर्गमूल आता है 10, 10 और 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि क्या होता है परिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 0.13 और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका क्या रूप आएगा भिन्न में, ये हमको निकालना है। ये क्या है 0.13 है, ऐसे करके हम क्या बताएं आपको कि 0 को पूर्णांक में लिखेंगे और 13 को ऊपर लिख देंगे पॉइंट के इधर वाले को, और जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना नीचे 9 आएगा, तो 2 अंक के ऊपर जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा ना उतना 9 आएगा। कितना अंक के ऊपर रेकरिंग था तो 1 और 3 पे यानी 2 अंक पे था, तो इसलिए 2 9 आ गया। और यहाँ पे हम करते कि यहाँ इसका पूर्णांक को खत्म कर देते हैं, तो 99 गुना 0 तो 0, 0 प्लस 13 तो क्या आएगा ऊपर 13 आएगा, नीचे क्या रहेगा 99, 13/99, ऑप्शन नंबर सी वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? अब देखिए यहाँ पे कि कौन सी परिमेय संख्या है, तो पहला ऑप्शन देखिएगा तो रूट 25 है, जिसका कि वर्गमूल निकल करके आ जाएगा ये 5, और ये 5 ही क्या होता है परिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप कि आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।